नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट की जो ईवीएस की हमारी प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में अभी तक बायोडाइवर्सिटी की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आज जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी की चौथी वीडियो है। और जैसा कि मैं देख ही रहा हूँ आपका बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक निर्णय किया है कि आप लोगों के लिए यूपीएसआई के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं इनको लाया जाए। और इन क्वेश्चंस को जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगा, हो सकता है मे बी कल से या नेक्स्ट डे से मैं इसको स्टार्ट करूं। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं। बायोडाइवर्सिटी की आज हमारी चौथी वीडियो है। पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आपका बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए अन्य जो मुद्दे थे, आपका एक्स सीटू, इन सीटू या हमारी जो संरक्षण की विधियाँ थीं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। और इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जाना, उसका संशोधन हुआ 2002 में, उसके बारे में जाना, और इनकी कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। तो आज जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी की चौथी वीडियो है, तो आज हम लोग देखते हैं। और इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो संपूर्ण भारत में टोटल जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों का निर्माण के लिए अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है किसी विशिष्ट प्रजाति या जीव जंतुओं की रक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए, तथा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का जो निर्माण किया जाता है वो हमारा किसी विशेष शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। अपितु जब हम किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं करते, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, पूरे इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ओके दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने एक और चीज़ जानी थी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे केंद्रीकृत जो भाग होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको कोर बोला जाता है। उसके बाहर वाले भाग को बफर जोन बोला जाता है और सबसे बाहरी भाग को, सबसे आउटर वाले पार्ट को संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोर वाला क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का या किसी भी लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। बफर जोन में आंशिक रूप से मानव आवास के निर्माण की परमिशन होती है, लेकिन संक्रमण क्षेत्र की बात की जाए तो संक्रमण क्षेत्र में जो है मानव निर्मित आवास बना सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और अगर निजी कार्यों की बात की जाए तो संक्रमण क्षेत्र में निजी कार्य किए जा सकते हैं, बफर जोन में भी किए जा सकते हैं। स्टडी के बारे में या अन्य कार्य जो है, शोध हैं, इनके लिए भी बफर जोन में परमिशन होती है। लेकिन कोर क्षेत्र में किसी की भी जाने की या किसी को भी कैसे कार्य करने की परमिशन इसमें नहीं होती है। सो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। तो जैव विविधता के बारे में हम लोग देखें, भारत में पूरे पृथ्वी का करीब 7 से 8% जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं। और जीव जंतुओं या वनस्पतियों की इतनी बड़ी संख्या भारत में पाई जाने के कारण भारत का इनके संरक्षण के लिए जो दायित्व बनता है वो भी बहुत अधिक बनता है। तो अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि भारत में जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की या अन्य जीवों की कितनी प्रजातियां मिलती हैं, तो एक संक्षेप में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित जीव जंतुओं की अगर हम लोग प्रजाति की बात करें भारत में, तो भारत में 75,000 इनकी प्रजातियां मिलती हैं जीव जंतुओं की। अगर मछलियों की बात करें तो भारत में खारे पानी की या ताजे पानी की 2,500 मछलियों की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। वहीं वनस्पतियों की बात की जाए तो भारत के क्षेत्र को देखा जाए तो भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं।
एक आपका हिमालयी क्षेत्र है, एक आपका पश्चिमी घाट है, एक आपका सुंडा क्षेत्र है, और इसके साथ ही साथ आपका एक और आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो इन चारों क्षेत्रों में ये क्षेत्र जो है वनस्पति के रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन क्षेत्रों में अगर टोटल वनस्पतियाँ देखी जाए भारत में तो कितनी 45,000 वनस्पतियों की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्यों बनाया गया है, जिसको बनाने का जो दायित्व है या कारण है वो है जीव जंतु सूक्ष्म जीवों के विविधता तथा संपूर्णता का संरक्षण करना। मतलब उनमें जितनी भी विविधता पाई जा रही हैं, उनकी प्रजातियों में जो विविधता पाई जा रही हैं, उनके सूक्ष्म चाहे वो जीव जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, इनके संरक्षण की बात इसमें की जाती है। इसके साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो पारिस्थितिकी संरक्षण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी तथ्यों पर शोध को प्रोत्साहन देना। किसका कार्य है आपका? बायोस्फीयर रिजर्व का, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो इसमें पारिस्थितिक संरक्षण मतलब परिस्थिति इकोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी आपके पॉइंट हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है, तथा पर्यावरण से संबंधित अन्य जो भी चीजें हैं उनके शोध के लिए भी इन बायोस्फीयर रिजर्व को प्रयोग में लाया जाता है, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इनके लिए है, शोध के लिए बफर जोन जो होता है। अच्छा, अगर भारत में बात की जाए तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की टोटल संख्या जो है वो कितनी है? हमारी 18 संख्या है। भारत में टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और इनमें से सबसे जो पुराना भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया था या सबसे पहला जो बनाया गया है वो है प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, जो कि भारत के केरल में मिलता है, केरल राज्य में। अभी तो अगर नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बात की जाए तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आपका केरल में भी मिलती हैं, कर्नाटक में भी ये मिलती हैं, और इसके साथ ही साथ ये तमिलनाडु में भी मिलती हैं। लेकिन नीलगिरी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये मुख्यतः केरल में प्राप्त होता है, और इसको भारत सरकार ने 1986 में बनाया था। जैसा कि हमें पता होगा, इसको बनाने का कारण क्या था कि नीलगिरी जो आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसको कहा जाता है साइलेंट वैली, शांत घाटी। इसको कहा जाता है शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क। और ये जो शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कौन से भाग में पाई जाती है, और अगर आपके ऑप्शन में शांत घाटी है तो आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे। सपोज मान लीजिए शांत घाटी इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको नीलगिरी टिक कीजिए। और अगर नीलगिरी भी नहीं है, भारत की पहाड़ियों के बारे में नाम दे रखा है, आपका हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, या अन्य कोई क्षेत्र के बारे में बोला गया है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा उसमें तो वो हमारा होगा पश्चिमी घाट, क्योंकि नीलगिरी, शांत घाटी, ये सभी क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा महाराष्ट्र से लेकर आपके केरल तक विस्तृत है। वहीं अगर भारत में सबसे नवीनतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो वो है आपका पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है, और जिसको 2011 में बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और फैक्ट हैं हमारे सामने, उनको भी हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को बनाया गया है अभी तक, और इनको बनाने का जो उद्देश्य है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्लस उन क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए इनका निर्माण किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यूनेस्को के द्वारा 1971 में वायुमंडल या जैवमंडल के संरक्षण के लिए, जैवमंडल के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से ये जैव विविधता के संरक्षण में मदद कर सकता है। तो देखिए दोस्तों,
तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये कब लाया गया था? ये 1971 में लाया गया था, 1971 में। और किसके द्वारा? यूएनओ की जो संस्था है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये लाया गया, जिसके अंतर्गत अभी तक 122 देशों के 686 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक रूप से मानव व पर्यावरण के संबंध को सुदृढ़ करना, वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर मानव और पर्यावरण के बीच में जो भी वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं उन जो नष्ट होने की कगार पे हैं उनका संरक्षण करना। अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में सबसे अभी तक 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो आपका कौन सा था? नीलगिरी, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1986 में की थी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। वहीं अगर सबसे नवीनतम की बात की जाए तो सबसे नवीनतम जो इसमें शामिल किया गया है, टोटल कितने हैं? 11 है। 11 में से पहला कौन सा? आपका नीलगिरी। और सबसे जो लास्ट वाला है वो हमारा है कंचनजंगा, जो कि हमारा सिक्किम राज्य में है, और इसको 2018 में शामिल किया गया है। तो सबसे नवीनतम कौन सा हो गया? कंचनजंगा। और सबसे प्रथम कौन सा हो गया? आपका नीलगिरी हो गया। और अब आपसे पूछा जाए कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया, तो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1971 में। कितने देशों के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं? तो 122 देशों के 686 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही साथ भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है? तो 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से सबसे नवीनतम आपका है कंचनजंगा, जिसको 2018 में शामिल किया गया है। और जो सबसे प्रथम है वो है हमारा नीलगिरी, जिसको 1986 में बनाया गया था, उसको शामिल किया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में बायोस्फीयर की बात की जाए तो सबसे जो उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नेम है कोल्ड डेजर्ट, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 2009 में की थी। किसकी? कोल्ड डेजर्ट की। और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं सबसे पूर्वी की बात की जाए, सबसे ईस्टर्न मोस्ट की बात की जाए तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है आपका डिब्रू सिखोवा। और ये जो डिब्रू सिखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1997 में 1997 में की थी, और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं बात की जाए सबसे पश्चिमी की, तो सबसे पश्चिमी जो है हमारा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात में रण का कच्छ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है भारत का सबसे पश्चिमी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और इसी क्षेत्र में जंगली गधों के लिए अभयारण्य बनाया गया है। यह भारत का एकमात्र ऐसा जंगली गधों के लिए अभयारण्य क्षेत्र स्थित है। कहां पर है? आपका रण का कच्छ गुजरात में स्थित है आपका। ठीक है। अगर भारत का सबसे दक्षिण मोस्ट की बात की जाए, सबसे दक्षिणी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है ग्रेट निकोबार, जिसकी स्थापना 1989 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और अगर हम लोग सबसे बड़े की बात करें, भारत का सबसे बड़ा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी, जो कि भारत व श्रीलंका के मध्य ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाया गया है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वहीं अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो वो है डिब्रू सिखोवा। कौन से राज्य में स्थित है ये आपका? ये डिब्रू सिखोवा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके। इसके साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से राज्य में स्थित है,
तो इसके लिए अगर राज्य की बात की जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित होगा। ओके दोस्तों, तो भारत में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब विश्व में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब लाया गया? तो 1971 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? यूनेस्को के द्वारा लाया गया। कितने देश अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं? तो 122। कितने जलमंडल आरक्षित क्षेत्र इसमें अभी तक शामिल किए गए हैं? तो वो 686 हैं। वहीं भारत के कितने शामिल किए गए हैं? तो इसमें 11 शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे नवीनतम जो है वो आपका कंचनजंगा है, जो कि 2018 में शामिल किया गया है। और सबसे प्रथम जो है वो नीलगिरी है, जो 1986 में बनाया गया था। इसके साथ ही साथ भारत का सबसे उत्तरी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार है। सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो रण का कच्छ है आपका, जिसमें जंगली गधों के लिए भारत का एकमात्र जैव अभयारण्य क्षेत्र बनाया गया है। इसके साथ ही साथ सबसे पूर्वी की बात की जाए तो सबसे पूर्वी डिब्रू सिखोवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो मन्नार की खाड़ी है। वहीं सबसे छोटे की बात की जाए तो वो डिब्रू सिखोवा के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ हमारे और फैक्ट हैं, इनको और हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग